नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया में प्लानिंग कैसे की जाती है। इंडिपेंडेंस के पहले क्या था सिनारियो, आज क्या सिनारियो है। पहले प्लानिंग कमीशन कैसे प्लानिंग करता था, आज उसको रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से। आपके ये सारे डाउट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहले हमको प्लानिंग इंडिया पढ़ना है, उसमें हमको वो देखना है कि क्या क्या उसको काम करना है। उसके बाद देखना है अर्लियर प्लान्स क्या क्या आते हैं, एनपीसी, बॉम्बे प्लान, गांधीन प्लान, पीपल्स प्लान। उसके बाद जो 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ इंडिपेंडेंस के बाद उसके बाद हमको देखना है नीति आयोग, उसका क्या कंपोजिशन है, क्या फंक्शंस है, क्या अप्रोच है, क्या विंग्स है। इसके बाद हम थर्ड टॉपिक जो देखेंगे वो देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग कमीशन। क्यों प्लानिंग कमीशन को हटाया गया, उसकी जगह नीति आयोग को लाया गया, ये सब हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिगार्डिंग प्लानिंग इन इंडिया। पहले हम इकोनॉमिक प्लानिंग को रेफ़र करते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है कि गवर्नमेंट कैसे लॉन्ग टर्म प्लान बनाती है ताकि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसको हम यूटिलाइज इफेक्टिव वे से कर सकें और हमारी कंट्री में इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करें। इसके लिए कई तरह के पॉलिसी बनाई जाती है, मेजर्स किए जाते हैं ताकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव है हम उनको अचीव किया जा सके। जैसे हमको पॉवर्टी कम करना है या हमको अनएम्प्लॉयमेंट घटाना है, ऐसे तो ऐसे पॉलिसी बनाई जाती है और उनको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। भारत के आज़ाद होने के बाद यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे देश में इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी इन 1950। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लानिंग कमीशन सेटअप किया था थ्रू अ रेजोल्यूशन इन मार्च 1950। उस प्लानिंग कमीशन का मेजर वर्क थे रिसोर्सेज का अच्छे से मोबिलाइज करना ताकि हम अपने लॉन्ग टर्म टारगेट को अचीव कर सकें। अनएम्प्लॉयमेंट का रिमूवल, सोशल जस्टिस की नीड, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, रिडक्शन इन इनकम इनक्वालिटी और जो हमारी इकोनॉमी है उसमें हम कैसे मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं। इसके लिए 5 ईयर और 1 ईयर प्लान्स बनाए गए थे। भारत के आज़ाद होने से पहले यानी कि ब्रिटिश इंडिया में भी कुछ प्लान्स थे जो कि बने हुए थे। आइए एक बार उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला जो प्लान था वो था नेशनल प्लानिंग कमेटी, जो कि 1938 में गठन हुआ था। इसका एस्टेब्लिशमेंट आईएनसी के द्वारा यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इसका एक मेन एम जो था वो था जो ब्रिटिश इंडिया में जो लोग थे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना और जो पुअर्टी है उसका एलिमिनेशन करना। साथ ही लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन करना भी इसका एम था। उसके बाद जो सेकंड प्लान आया वो आया बॉम्बे प्लान, जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुआ था इन 1944। इसका प्रपोजल एक लीडिंग बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट जो उस टाइम पर थे इंक्लूडिंग जेडी टाटा, उनके द्वारा किया गया था। इसने एम्फेसाइज दिया ऑन द एक्सपेंशन ऑफ टेक्सटाइल एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़, जो कि ऑलरेडी फ्लशिंग कर रही थी इन मुंबई एंड अहमदाबाद। इससे हम ये समझ सकते हैं कि बॉम्बे प्लान का मतलब था कि इंडिया टेक्सटाइल में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करे। इस वजह से बेसिक जो इंडस्ट्रीज़ थी, प्रोजेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, उनमें इन्वेस्ट किया गया ताकि फॉरेन जो कंपनीज़ है जो हमारे इंडिया में इंपोर्ट करती हैं उनके साथ कंपटीशन कराया जा सके और साथ ही एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा सके जिसमें जितने भी हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, बेसिक टेक्सटाइल है, वो सब इंडिया में ही बने। तीसरा जो प्लान है दोस्तों वो था गांधीयन प्लान, जो कि 1944 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ। उसका प्रपोजल दिया था एस एन अग्रवाल ने और उसने जो एम्फेसाइज किया वो किया डिसेंट्रलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग पर, यानी कि प्लानिंग उस हिसाब से की जाए कि लोगों को रोजगार मिले। साथ ही इसने एम्फोसिस किया ऑन साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पर भी। उसके बाद चौथा जो प्लान आया वो था पीपल्स प्लान, जो कि 1950 में था। उसको प्रपोज किया गया बाय एम एन रॉय और उसने किया कि आप एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दें, साथ ही जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनको भी बढ़ावा दें। इसके बाद जब हमारा प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ उसके बाद श्रृंखला चालू हुई 5 ईयर प्लान्स की। पहला जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो था 1951 से 56 के बीच और उसे हेरोड डोमार मॉडल भी बोला जाता है क्योंकि उस समय भारत आज़ाद ही हुआ था। तो इसका जो मेन फोकस था वो था रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज़ पे, साथ ही रैपिड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे और अचीव करने पे फूड सेल्फ सफिशिएंसी, क्योंकि उस टाइम पे जो भारत था हम लोग अपना अनाज इंपोर्ट करवाते थे दूसरे देश से, तो हमारे पास इतना अनाज नहीं था, यानी कि हम फूड सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। आज के दौर में अगर हम बात करें तो हम फूड सफिशिएंट हैं, साथ ही हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। और जो इसका मेन और इसके जो भी थे उसमें था कि पहले 5 IITs जो थे वो मेजर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के साथ इस प्लान के अंदर ही बताए गए थे। साथ ही स्टेट का एक्टिव रोल क्या है हर इकोनॉमिक सेक्टर्स में, उस बात को भी इसमें ऑब्जर्व किया गया था। उसके बाद जो सेकंड प्लान आया वो था
1956 से 61 में, जिसको नेहरू मेलानोबिस मॉडल भी बोला जाता है। इसका जो मेन फोकस था वो था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, और साथ ही जितनी बेसिक और हेवी इंडस्ट्रीज़ है उनका जितनी जल्दी हो सके डेवलपमेंट हो। जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1956 की, वो भी इसी सेकेंड प्लान के बाद डेवलप की गई थी। इसी के साथ इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स भी एस्टेब्लिश किए जाएँ। साथ ही 5 स्टील मिल्स जो कि भिलाई, दुर्गपुर और राउरकेला में एस्टेब्लिश की गई थी। इसके बाद आता हमारा थर्ड प्लान से लेकर के 66 तक। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। इस दौरान पंचायत इलेक्शंस भी स्टार्ट हुए। राजस्थान का जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है वो पहला ऐसा स्टेट बना जिसने पंचायती राज सिस्टम को 1959 में ही अडोप्ट कर लिया था। आपको याद होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने हमारे पूरे देश में पंचायती राज इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। इसके साथ ही स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तथा स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड फॉर्म हुए थे थर्ड प्लान के दौरान। इसका मतलब थर्ड प्लान से पहले तक इंडिया में सिर्फ एक ही सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड था, लेकिन इस दौरान हमारे चाइना के साथ वार हुई 1962 की, और साथ ही पाकिस्तान के साथ 1965 की। उसके साथ ही सीवियर ड्रॉट भी आया 1965-66 के बीच में। इस वजह से कई सारे टारगेट्स जो है वो अचीव नहीं हो पाए थे। उसके बाद हमारे पास आया फोर्थ 5 ईयर एनुअल प्लान, जो कि 1966 से 69 के बीच में था। उसे प्लान हॉलीडे भी बोला गया। प्लान हॉलीडे उसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि हमारे देश पिछले प्लान में वार और ड्रॉट से जूझ रहा था। क्योंकि वॉर की वजह से हमारे यहाँ फूड की शॉर्टेज हो गई थी, तो इसका मेन फोकस जो था वो था कैसे एग्रीकल्चर में जो क्राइसिस हो रही है उसको रिजॉल्व करें, साथ ही फूड शॉर्टेज को भी सही करें। इसके लिए एक नई एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी जो कि ग्रीन रिवोल्यूशन था वो इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स थे उनका यूज़ किया गया, फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इरीगेशन पोटेंशियल एंड कई सारे सोइल कंजर्वेटर मेजर किए गए। ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ इसी की वजह से भारत फूड इनसिक्योरिटी या फूड शॉर्टेज से निजात पाया और सेल्फ सफिशिएंट बन गया। इसके बाद आया फोर्थ ईयर प्लान जो कि था 1969 से 74 के बीच में। इसमें इम्प्रूव हुआ डोमेस्टिक फूड प्रोडक्शन, और जो 14 हमारे मेजर इंडियन मेन बैंक्स थे उनका नेशनलाइजेशन हुआ। साथ ही ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो काफ़ी एडवांस हुआ, लेकिन इसमें भी कई सारे टारगेट्स अचीव नहीं हो पाए थे ड्यू टू इंडो पाक वार जो कि 1971 में हुआ, और साथ ही जो ऑयल क्राइसिस हुई थी 1972 से 73 के बीच में। इसके बाद आता है 5th ईयर प्लान जो कि 74 से 79 के बीच में था। इसे डी धार पोवर्टी एलिमिनेशन, गरीबी हटाओ प्लान भी बोलते हैं, क्योंकि इसका मेन फोकस जो था वो था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी पे और अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस पे। लेकिन ये प्लान टर्मिनेट हो गया इन 1978 जब जनता गवर्नमेंट पावर में आई। उसके बाद उन्होंने 2-2 ईयर के 2 रोलिंग प्लान निकाले 78-79 और 79-80 के बीच में। उसके बाद आया 6th प्लान जो कि 80 से 85 के बीच में था। उसका भी डायरेक्ट जो मेन एम था वो था प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी पे, साथ ही हम कैसे हमारी इकोनॉमी को एक्सपांड कर सकते हैं। स्ट्रेस दिया गया मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पर, साथ ही कई तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए ताकि पॉवर्टी को हटाया जा सके। 7th प्लान आया 1985 से 90 के बीच में। उसका जो मेन फोकस था वो था कैसे हम इंक्रीज़ करें फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन, साथ ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और रेस करें प्रोडक्टिविटी को। इसी प्लान में कई सारे जैसे जवाहर रोजगार योजना थी वो इंट्रोड्यूस की गई। 7th जो प्लान था हमारा वो काफ़ी सक्सेसफुल था क्योंकि इकोनॉमी ने 6% का ग्रोथ रेट दिखाया, जो कि हमारे टारगेटेड 5% से काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद आता है 8th प्लान जो कि 92 से 97 के बीच में था। ये जब प्लान इंट्रोड्यूस हुआ उस टाइम पे हमारा जो पेमेंट सिचुएशंस थी या हमारी जो बैंकिंग सिचुएशन थी वो काफ़ी बुरी हालत में थी, और हमारे देश में काफ़ी हाई इन्फ्लेशन था 1990 से 91 के बीच में। इस वजह से ये जो पॉलिसी थी ये मेनली इकोनॉमी क्राइटेरिया पे बेस्ड थी, जो कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लॉन्च किया गया। साथ ही प्रायोरिटी दी गई टू HRD एम्पावरमेंट, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन प्राइवेट सेक्टर को। इसी बीच हमने रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखी जो कि 6.8% थी, साथ ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स में ग्रोथ हुआ है। उसके बाद आता है 9th प्लान जो कि 97 से 2002 के बीच में था। इसने स्ट्रेस किया ओवर 4 डायमेंशंस जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, जनरेशन ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, रीजनल बैलेंस, साथ ही साथ सेल्फ रिलायंस। प्रायोरिटी वही एग्रीकल्चर को दी गई। इसमें हमने 8% GDP ग्रोथ रेट अचीव की। साथ ही जो 10th प्लान था उसमें हमने कई सारे इन्वेस्टमेंट रेट्स बढ़ गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद आता है 11th प्लान जो कि 2007 से 2012 के बीच में था। इसमें फास्ट और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ हुई, एम्पावरमेंट हुआ थ्रू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, जेंडर इनइक्वालिटी रिड्यूस हुई, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी,
उसके बाद आता है 12th प्लान, जो कि 2012 से 2017 के बीच में था, लेकिन क्योंकि 2015 में नीति आयोग का गठन हो चुका था, प्लानिंग कमीशन का पूरा काम अब नीति आयोग की तरफ शिफ्ट हो गया था। अब हम बात करते हैं नीति आयोग की। प्लानिंग कमीशन एक नए इंस्टीट्यूशन के साथ रिप्लेस हो गया था नीति आयोग ऑन जनवरी 1, 2015 विद एम्फेसाइज ऑन द बॉटम अप अप्रोच। इसका विज़न था मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट इकोइंग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि मिनिमम गवर्नमेंट का इंटरफेस हो और मैक्सिमम गवर्नेंस के थ्रू हम वो विज़न अचीव कर सकें। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसका चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होता है, वाइस चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, साथ ही जो गवर्निंग काउंसिल होती है वो सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ ऑल द यूनियन टेरिटरीज। रीजनल काउंसिल में वो मुद्दे उठाए जाते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक रीजनल इश्यूज़ के होते हैं, और इसमें चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी होते हैं जो कि चेयर होते हैं बाय प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद आती है एडहॉक मेंबरशिप। एडहॉक मेंबरशिप होती है 2 मेंबर्स इन एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी फ्रॉम लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ऑन रोटेशनल बेसिक, और एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप मिनिमम 4 जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लोग हैं वो नॉमिनेट हो सकते हैं बाय पीएम, वो एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप के अंतर्गत आते हैं। साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं या स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि डोमेन नॉलेज में होते हैं, जो इंडिया की प्लानिंग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दे सकते हैं, वो नॉमिनेट होते हैं बाय प्राइम मिनिस्टर। उन्हें स्पेशल इन्वाइटीज़ की कैटेगरी में रखा जाता है। अब बात करते हैं नीति आयोग के फंक्शंस की। पहला फंक्शन जो हमने अब देखा था कि कॉर्पोरेट फेडरलिज्म हो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। साथ ही पहले देखा गया था कि स्टेट्स उतना एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करते हैं फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसका था कि स्टेट्स का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। साथ ही ऐसे प्लान्स बनाया जाए बिल्कुल विलेज लेवल पे, जो कि मतलब धीरे धीरे एग्रीगेट हो फ्रॉम विलेज लेवल टू हाई लेवल ऑफ गवर्नमेंट। साथ ही स्पेशल अटेंशन दिया गया है उन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को जो कि रिस्क पर हो सकते हैं ऑफ नॉट बेनिफिटिंग एडिक्वेटली फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेस। जो भी हमारी पूर्व में जितने प्लानिंग कमीशन हुआ उसमें कुछ ऐसा सेक्शन रह गया और सोसाइटी का जो उतना बेनिफिट नहीं हुआ, तो उसको स्पेशल अटेंशन दी जाए। साथ ही नेशनल सिक्योरिटी के जितने भी इंटरेस्ट हैं उनको भी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी में ही लाया जाए, और ये सब चीज़ें देखी जाए ड्यूरिंग पॉलिसी मेकिंग। साथ ही स्ट्रेटजी और लॉन्ग टर्म पॉलिसी का डिज़ाइन करना, कैसे एक पूरा फ्रेमवर्क बनाना, कैसे इंडिया में इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट होगी, उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, उनकी इफ़िशिएंसी देखना। साथ ही एक नॉलेज, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम भी क्रिएट करना। साथ ही मेंटेनिंग स्टेट ऑफ द आर्ट फॉर इनोवेशन। इसकी जो वर्किंग होती है वो ऑपरेट करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, जैसा कि हमने देखा कि ताकि सारे स्टेट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो इस प्रोसेस में। साथ ही ये वन साइज फिट्स ऑल वाला जो फॉर्मूला है उसको रिजेक्ट करता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक ने अगर कोई पार्टिसिपेशन दिया या सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को बोला तो सभी स्टेट को मानना है, नहीं। ये एम्फेसाइज करता है बॉटम अप अप्रोच को, यानी कि नीचे से, तो यानी कि स्टेट्स की भी बात सुनी जाती है। उसके बाद जो आता है, उसके बाद बात करें अगर हम कि ये किस मेथड को फॉलो करता है, डिसेंट्रलाइज अप्रोच को फॉलो करता है। अभी हमने देखा था कि पूरा विलेज लेवल से जो है पॉलिसी की मेकिंग स्टार्ट होती है। उसके साथ ही ये इंडिया का प्रीमियर थिंक टैंक के तरह भी काम करता है, नॉट ओनली ए प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन। जिससे जो पुराना प्लानिंग कमीशन था वो एज अ इनोवेशन या एज अ थिंक टैंक नहीं था कंट्री का, वो उसका काम सिर्फ प्लानिंग था। लेकिन नीति आयोग का काम, इसका एक अलग से एक पार्ट है जो कि थिंक टैंक ऑफ द कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही ये एज अ कैटलिस्ट भी काम करता है, इसी की वजह से फॉर इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स। चलिए अब बात करते हैं इसकी विंग्स की। एक इसकी विंग है वो है कंसल्टेंसी विंग। इसका मतलब होता है कि ये जितनी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एज अ कंसल्टिंग फर्म बताती है कि क्या मार्केट पैलेस है, क्या पैनल्स ऑफ एक्सपर्टाइज एंड फंडिंग हो सकती है। साथ ही ये भी बताती है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में किस तरह से निवेश किया जा सकता है। टीम इंडिया विंग, इट कंप्राइजेज रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एवरी स्टेट एंड मिनिस्ट्री और एज अ परमानेंट प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है फॉर नेशनल कोलैबोरेशन। हर स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव इसलिए लिए गए ताकि एक कंटिन्यूस वॉइस रहे और हर स्टेट का एक नीति आयोग में स्टेक भी रहे, साथ ही रिप्रेजेंटेशन रहे हर स्टेट की। अब हम बात करते हैं नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में क्या क्या डिफरेंस है। नीति आयोग अभी हमने देखा जैसे वो वर्क्स एज अ थिंक टैंक की तरह भी काम करता है, और जो प्लानिंग कमीशन था वो सिर्फ प्लानिंग के लिए था, तो यानी कि वो सर्व करता है एज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नीति आयोग की जो अप्रोच थी वो बॉटम्स अप अप्रोच थी, यानी कि पूरा बेसिक लेवल से स्टार्ट करता है, स्टेट को भी पूरा एम्फेसाइज देता है। प्लानिंग कमीशन की जो थी वो थी टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के नीचे की तरफ आता है।
नीति आयोग में स्टेट यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि अभी हमने देखा हर स्टेट का एक एक मेंबर उसमें रिप्रेजेंटेटिव है। प्लानिंग कमीशन में ऐसा कुछ भी नहीं था। नीति आयोग में प्रोविजन है रीजनल काउंसिल का, प्लानिंग कमीशन में कोई प्रोविज़न नहीं था। नीति आयोग में मेंबर है फ्रॉम वाइडर एक्सपर्टाइज, जैसे कि हमने देखा कि कई सारे जो अपनी डोमेन में स्पेशलाइज्ड होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर भी नॉमिनेट करते हैं ताकि वो सोच सकें कि कैसे पॉलिसी बनाई जा सकती है आगे इंडिया के लिए। प्लानिंग कमीशन में बहुत ही लिमिटेड एक्सपर्टाइज थी। नीति आयोग के पास कोई पावर नहीं है टू अलोकेट फंड्स, लेकिन प्लानिंग कमीशन के पास पावर थी टू अलोकेट फंड्स की इस पॉलिसी में इतना, इसमें इतना। दोस्तों, इस वीडियो में हमने इंडिपेंडेंस के बाद अपने प्लानिंग कमीशन, इंडिपेंडेंस से पहले क्या क्या कमेटी, उसके बारे में, नीति आयोग के बारे में क्या कंपोनेंट्स है, सबकी बात की। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।